तो हेलो दोस्तों, हमने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी का हमने पार्ट 3 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 तक पढ़ लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है और क्या है। ठीक है, तो उसमें हमारे थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 1 में था यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स एंड ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट 4 में हमारा क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे। कल हमारा 1-1.5 घंटे का वीडियो था, तो आप उसे भी देखें। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो हैं वो आपके DPSP पे हैं। देखिए 1 से 4 तक आपके हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, अब 5 से लेके आपके 11 तक हैं आपके सिटीजनशिप, 5 से लेके 11 तक आपके सिटीजनशिप हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपके 12 से लेके 35 तक आपके क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और अब आपके 36 से लेके 51 तक आपके क्या हैं, DPSP है। 51 तक क्या हैं, DPSP। ये 15 आर्टिकल DPSP पे हैं। ठीक है, तो क्या होता है हम जानते हैं। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स शैल कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws. These are non-judicial in nature. ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ना, आर ब्रॉड गाइडिंग, एक चौड़ी एक विस्तृत निर्देश देते हैं और प्रिंसिपल हैं। ठीक है, दैट जो कि स्टेट शैल कीप इन माइंड, जो राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए, वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, अपनी जो पॉलिसीज़ कानून बनाने से पहले, एंड इनेक्टिंग लॉज, और लॉ को कानून लागू करने से पहले। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट शैल कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। दीज आर जस्टिसिएबल। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब अन्याय, इन नेचर। ठीक, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। अब हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल। तो आर्टिकल ये आर्टिकल 36 और 37, आर्टिकल 36 और 37 किस के बारे में, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में बताया है, मतलब डेफिनेशन है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, के बारे में। आर्टिकल 38 क्या कहता है, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर, आर्टिकल 38 क्या कहता है, टू सिक्योर सुनिश्चित करें और प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आर्टिकल 38 कहता है कि टू सिक्योर सुरक्षित करें एंड प्रोटेक्ट करें अ सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था, विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों के कल्याण के लिए खड़ी हो या हो। ठीक है, तो आर्टिकल 38 के अनुसार टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 38 कहता है आपका। आर्टिकल 39 क्या कहता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, ये आर्टिकल 39 में है। ठीक है, आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 के अनुसार टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, जो गांव की पंचायतें हैं, एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि क्या होंगी, स्वशासन की एक इकाई होंगी। ठीक है, आर्टिकल 40 कहता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, राइट टू वर्क, आर्टिकल 41 के अनुसार राइट टू वर्क, आपको काम करने का अधिकार है, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 14 बन देता है। आर्टिकल 42 टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क
ह्यूमन कंडीशन ऑफ बर्थ एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसमें क्या होता है आपको देखिए, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ बर्थ एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 के अनुसार आपको जो छुट्टियां मिलती हैं ना, जो त्योहारों की छुट्टियां आपको, जैसे मैटरनिटी रिलीफ मतलब जैसे कोई महिला है और वो जॉब कर रही है तो गर्भावस्था के दौरान उसको छुट्टी मिल जाती है और सैलरी बाकायदा मिलती है। तो इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। ये आर्टिकल 42 देता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एट्सेट्रा फॉर वर्कर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। लिविंग वेज दिया जाता है किसके लिए? वर्कर्स के लिए, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें प्रोविजन है, प्रावधान है किसका? जो बचपन की देखभाल का और उस शिक्षा का बच्चों के लिए जो 6 साल से छोटे हों, वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 46 कहता है कि भाई तुमको प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पब्लिक हेल्थ एंड द, आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट, आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 47 कहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, लोगों की हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एंड द प्रोहिबिशन और निषेध होना चाहिए क्या? इंटॉक्सिकेटिंग, जो जहरीले या मतलब जो नशीली जो पदार्थ हैं, नशीली जो पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक्स हैं, उनका निषेध होना चाहिए, और नशीले दवाइयों का, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो जो एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री हैं, पशुपालन है, उनको ऑर्गेनाइज करो एक मॉडर्न तरीके से करने का, ठीक है। आर्टिकल 49 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो रक्षा करें ऑल मोनूमेंट, सभी ऐसी जगहों की, ऐसे स्मारकों की, ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो हों हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ऐतिहासिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण हो, एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे कि मान लो कोई किला हो गया, कोई दीवार हो गई, तो इसके तहत राज्य को ये निर्देश है कि वो आर्टिकल 49 के तहत इनका प्रोटेक्शन करें। आर्टिकल 50 टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 कहता है टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 50 मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट को अलग करता है, सरकार और हाई कोर्ट को अलग करता है, हाई कोर्ट पे मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट की पावर को अलग करता है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन देता है? आर्टिकल 51 देता है स्टेट के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 4 पढ़ा, पार्ट 4A पढ़ेंगे। देखिए जब भी कोई संविधान में संशोधित होता है तो उसमें ABCD करके जोड़ दिया जाता है उसी में, ठीक है। तो पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमें पता है आर्टिकल तो कितने हैं? 36 से 51 है, 36 से 51 है। तो हमने फिर 51 तो हो चुका हमारा किसके लिए? ये प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमने अब अगला आर्टिकल हम इसमें जोड़ेंगे, तो हम नंबर 52 नहीं कर सकते, कभी 53 नहीं होता, कभी 54 नहीं होता, आर्टिकल हमेशा ABCD में ही बढ़ेंगे। तो अब 51A बढ़ेगा, जैसे कि
अब अगला जो होगा वो ऐसे होगा 51A, 51A, ठीक है। अगर इसके बाद आया तो जैसे 51B हो जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो पार्ट 4 का A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, ये किसके अनुसार आते हैं? आर्टिकल 51 के तहत। आर्टिकल 51 के तहत, आर्टिकल 51 के तहत आपके क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं आर्टिकल 51 के अनुसार। तो आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A भी याद रखना, नहीं 51 लगा दो। आर्टिकल 51A हिंदी में हो तो आर्टिकल 51 का लिखा आएगा। कैसे लिखा आएगा? 51A लिखा नहीं है, 51 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो याद रखें। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। इंसर्टेड मतलब लाया गया या अंदर लाया गया, समझ रहे हो? इंसर्टेड, जैसे आप मोबाइल में सिम डालते हो तो इंसर्टेड, इंसर्ट सिम इंसर्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल USSR। तो देखिए, आपसे पूछे बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है, तो आप बोलोगे 51 आर्टिकल भारत, आर्टिकल 51A पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में है, ठीक, इतना हो गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली गई हैं हमने? तो USSR से ली थी। उस वक्त USSR था, अब नहीं बचा, याद रखना। तो USSR से ली थी, एक संघ था देशों का। फिर इसके बाद में ठीक है, USSR से हमने ली थी। फिर दूसरी बात ये कि कब इनको जोड़ा गया, ये जब संविधान बना था ये अब तब थोड़ी ये थी, इनको जोड़ा गया है बाद में। तो आप बोलोगे कि भाई इनको जोड़ा था हमने 42वें संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो आपसे बोले बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान के किस भाग में है? 4A में है। अच्छा, किस आर्टिकल में है? 51A में है। अच्छा, कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, किस समिति के रिकमेंडेशन से हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी, इतना याद रखें, ठीक है। अच्छा, किससे लिए गए हैं? किससे लिया गया था इसका प्रेरणा? USSR से, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें क्या कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। अरे ये कहाँ आ गया? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना। तो इट शैल बी ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यह भारत के हर एक नागरिक के कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, to abide by the Constitution and respects its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। नंबर 1 ड्यूटी कौन सी है? पहली बात तो 11 ड्यूटी हैं, जिसमें से नंबर 1 ये है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, मानना है, उसका उसमें जो लिखा है उसको आपको आत्मसात करना है, उसमें लिखे हुए निर्णय को आपको मानना है, अबाइड होना है आपको उससे, ठीक है। उसके कानून को आपको मानना है, रूल नियम को। दूसरा, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इसके आइडियल्स का रिस्पेक्ट करना है। एंड इंस्टीट्यूशंस, और संस्थानों, संवैधानिक संस्थानों की आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। द नेशनल फ्लैग, आपको नेशनल फ्लैग हमारे तिरंगा की रिस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग्स को आपको ऐसे रास्ते पे नहीं फेंकना है, ये आपकी एक मौलिक कर्तव्य है,
उसको अच्छे से रखना है, हर कहीं यूज नहीं करना। दूसरा बात, नेशनल एंथम के वक्त आपको रिस्पेक्ट देना है, उसे जब बजे तो आपको खड़े होना है। तो ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। नंबर 2 ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। टू चेरिश, ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो टू चेरिश, उनको संजोना, उनका पोषण करना, एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, उनको पोषण करें, विकास करें, पोषण करें और फॉलो करें उन आदर्श विचारों का, उन नोबल्स आइडियल्स का, उन आदर्शों का विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, जो हमारे स्वतंत्रता, जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष जो हुआ है स्वतंत्रता का, उसको स्वतंत्रता संघर्ष को इंस्पायर्ड करें, ठीक है। तो ये है आपको, मतलब इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, उनका जो संघर्ष रहा, जैसे भगत सिंह, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी जो मौतें हुई, ठीक है, इन्होंने अपनी जानें गंवाई हमारे देश को आज़ाद करने में। तो इनके जो विचार हैं उनको हमारे हृदय में संजोए रखना चाहिए, जिससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहे। तो इनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक। इसके बाद में आते हैं तीसरे में, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको बनाए रखना है और उसकी रक्षा करना है। किस चीज़ की? सोवरेनिटी, संप्रभुता, अखंडता और एकता। संप्रभुता, अखंडता, एकता की, भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथे में क्या है? डी में, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो देखिए, जब राष्ट्र की बारी आए तो आपको राष्ट्र हित में काम करना है। जैसे मान लो अपने राष्ट्र की रक्षा करना है, डिफेंड करना है। जैसे कोई भारत की निंदा कर रहा है तो आपको डिफेंड करना है, ठीक है, अपनी भारत देश को। और कभी वक्त आने पर आपको, जैसे वक्त आने पर आपको देश की ज़रूरत पड़े तो आपको अपना योगदान देना है, चाहे वो आप जैसे युद्ध में हो सकता है, मतलब किसी खराब परिस्थिति में भारत पर कोई संकट हो, उसमें आपको उसको साथ देना है और आपको अपनी सरेंडर मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है। इसके बाद व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब आपसे बोला जाए या आपकी ज़रूरत हो। ई क्या है? पांचवा, टू प्रमोट हारमोनी को प्रमोट करें, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हारमोनी को प्रोटेक्ट करें एंड ब्रदरहुड बनाएं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो ऐसे जो प्रैक्टिस हैं, ऐसी प्रैक्टिसों को हमें बंद करना है जो कि वुमेन की जो डिग्निटी होती है उसके लिए उसको कम करें, ठीक है। ऐसी प्रथाओं को हमें बंद करना है। टू वैल्यू एंड एफ क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कल्चर को बचाना है। जी क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड बिल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हमें जानवरों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, उनको हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आज हम जो हिंसा इनको हानि पहुंचाएंगे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, जिससे भविष्य में हमारा नुकसान होगा, हमारा ज़िंदगी संकट में जाएगी। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस,
to strive towards excellence in all aspects of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. To strive towards excellence, हमें उच्चतम सर्वोत्तम की तरफ बढ़ते रहना है, चलते रहना है। इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी मामलों में, ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, चाहे वो अकेले की हो चाहे वो सभी की सम्मिलित रूप की कार्य हो, हमें साथ बढ़ते रहना है सर्वोच्चता की ओर। सो दैट, जिससे कि द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल, जिससे कि हमारा राष्ट्र एक उच्च स्तर हासिल करे ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है। द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 51A के, तो देखिए 51A आया, 51A आया 1976 में। अब इसके बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत क्या कौन सा आया, 51A और के, 51 में और भी जोड़ दिया, 51A और के कर दिया ऐसा। तो ईच पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और बार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14, तो 6 से 14 साल के बच्चों को हर एक पेरेंट्स, माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करें। ठीक है। पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 यूनियन आती है आर्टिकल 52 से 51। ठीक है। आर्टिकल 52 से 51, 99 आर्टिकल हैं यूनियन के आपके। ठीक है। यूनियन में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। कौन आता है? प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का पहला नागरिक किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को, और जो कि हेड होता है स्टेट का। ठीक है। एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का पहला नागरिक होता है। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इट्स obligatory on the part of the president to accept the advice of the council of ministries. However, 44th amendment act amended the word obligatory and added that president can send the advice for reconsideration. तो क्या है 42nd अमेंडमेंट जो है ना, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इट obligatory on the part of the president to accept the advice of the council of minister. However, 44th amendment act amended the word obligatory and added that president can send the advice for reconsideration. तो रिकन्सिडरेशन के लिए भी जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस को भेज सकता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? आपको राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। कभी भविष्य में आप राष्ट्रपति बने तो आपको क्या क्या चाहिए? तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। और 35 ईयर इन एज, आपकी उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए। ठीक है। इन एज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, आप एलिजिबल होंगे तो आप योग्य होंगे किसके? मेंबर ऑफ लोकसभा के योग हों। एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और आपने कोई भी फायदे का ऑफिस ना हो आपके पास, तो आप भारत का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? आपकी उम्र 35 साल होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? कि आपने कोई प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड करके ना रखा हो। ये 3 शर्तें हैं। और चौथी क्या है? आपको लोकसभा का सदस्य होने की आपकी योग्यता होना चाहिए। ठीक। इसके बाद में इलेक्शन पे आते हैं। इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द
parliament, an elected member of the legislative assembly of the states, an elected member of the legislative assembly of union and territories of Delhi and Puducherry। तो क्या होता है, कैसे होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, मतलब इसमें जो लोग हैं जैसे आम जनता, मैं और आप, हम वोट नहीं डालते। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज, जो राज्यसभा लोकसभा के जो नेता होते हैं, जो इलेक्ट विधायक सांसद, ये सब ये वोट डालते हैं, तो इनके द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मतलब प्रेसिडेंट में हम वोट नहीं डालते, प्रेसिडेंट में सभी राज्य यूनियन टेरिटरीज के विधायक सांसद ये वोट डालते हैं, ठीक है। एंड पुडुचेरी, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट को वोट देने का। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई भारत क्या प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही गाइडेंस करेगा और कोई गाइडेंस नहीं करेगा। टेन्योर, कार्यकाल कितना होगा, द टर्म इन 5 ईयर थ्रो देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट। Article 57, he can give resignation to the vice president before the full term। तो the term is 5 year, इसकी 5 साल होगी। there is no upper limit, और कोई भी रिटायरमेंट की लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। मतलब आपका कार्यकाल 5 साल का होगा, उम्र 35 साल होना चाहिए। लेकिन आप कहो कि भाई कितनी उम्र तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो आप 100 साल जियो तो 100 साल तक चुनाव लड़ कर राष्ट्रपति बन सकते हो, इसकी अब कोई अपर लिमिट नहीं है। ऑन द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट, जितने चाहे उतने समय वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 कहता है ही कैन गिव रिजाइग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा, अपना रिजाइग्नेशन किसे देता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा, रिजाइग्नेशन किसको देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 लाख पर मंथ। सैलरी कितनी मिलती है प्रेसिडेंट को, 5 लाख रुपए महीने। इन केस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रिजाइनेशन और रिमूवेबल, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। जब मान लो अगर प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो उस समय बीमारी के समय वाइस जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मान लो अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इफ़ नॉट देम द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो प्रेसिडेंट का कार्य कर सकता है। द फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, पहला और आखिरी राष्ट्रपति जो मरा था ऑफिस में, इन द ऑफिस, वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर, जिसका कार्यकाल सबसे कम था। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे ना, वो वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, जो कि पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। जुलाई 1969 टू अगस्त 1969, जुलाई से अगस्त 1 महीने थे। इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर क्या होती है, इट इज quasi-judicial procedure. President can be impeached only on the ground of violation of the Constitution, Article 61p. The impeachment procedure can be initiated in the either house of the Parliament. किसी भी हाउस में लाई जा सकती है, राज्यसभा लोकसभा में आपकी इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट मतलब कैसे, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाना है तो उसे इम्पीचमेंट कहते हैं।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, ही इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो प्रेसिडेंट होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोपति होता है, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें प्रेसिडेंट ही उनका हेड है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई कोर्ट अथॉरिटीज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, high authorities like the prime minister, other minister of the union, judges, governor of states and appoint chief of army, navy and air force। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकता है और अपने हटा भी सकता है, मिनिस्टरों को अपॉइंट कर सकता है, हटा सकता है, जजों को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, और गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है, और जो आर्मी के चीफ होते हैं आपके, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये राज्यसभा के 12 मेंबरों को नॉमिनेट कर सकता है। फ्रॉम पर्सनस ऑफ लिटरेचर, जो होंगे लिटरेचर से संबंधित, आर्ट, साइंस एंड सोशल वर्क, एंड 2 मेंबर इन द लोकसभा ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये कुल मिला के 12 ये राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। पार्लियामेंट हैज़ पास्ड 126th अमेंडमेंट बिल इन दिसंबर 2019 डूइंग अवे विद द प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा एंड सम स्टेट असेंबलीज, ठीक है। डिक्लेयर्स वॉर्स एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो डिक्लेयर वार्स एंड कंक्लूड पीस, बार को डिक्लेयर कर सकता, बार की घोषणा, युद्ध की घोषणा कर सकता है, और कंक्लूड पीस और पीस को ला सकता है टू पार्लियामेंट के अप्रूवल से। प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, मतलब अगर कोई कानून बनाया गया है प्रेसिडेंट चाहे तो उसे रोक सकता है। वीटो मतलब किसी को पूर्ण ना होने देना, बीच में ही ख़त्म कर देना। जब कोई कानून बिल पास हो गए मान लो, लेकिन उनको प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट उन पर वीटो लगा देगा तो बिल निरस्त हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, प्रॉपर पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत ये शक्तियाँ हैं कि वे किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसे कम कर सकता है, और किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो फांसी की सज़ा भी उसकी माफ़ कर सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, और फांसी की सज़ा तक को भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinance when the parliament is not in session। Under article 123 president can promulgate ordinance when the parliament is not in session। टाइप्स ऑफ वीटोज, अब प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटोज हैं। एक है एब्सोल्यूट वीटो, विथ होल्डिंग द असेंट टू द बिल। एब्सोल्यूट वीटो वह है जो कोई बिल है, कानून है, उसको असेंट देने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो असेंट नहीं देना तो एब्सोल्यूट वीटो लगाएगा। क्वालिफाइड वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेटिव विथ अ हायर मेजोरिटी, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, क्वालिफाइड वीटो है। सस्पेंसिव वीटो कौन सी है, कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी, सस्पेंसिव वीटो है। अब आता है क्वालिफाइड वीटो, कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ अ हायर मेजोरिटी, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। पॉकेट वीटो, डिले इन गिविंग असेंट टू द बिल, द वीटो पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड ओनली ट्वाइस बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बाय आर वेंकट रमण। President of India is vested with 3 vetoes: absolute veto,
President of India is vested with 3 vetoes: absolute veto, suspensive veto and pocket veto. There is no qualified veto in case of Indian President. Indian President के पास qualified veto नहीं है. कौन सी? कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेटिव विद हायर मेजोरिटी. क्वालिफाइड वीटो नहीं है, उनके पास सिर्फ 3 ही वीटो हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो. अब इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट के पास? इमरजेंसी पावर देखिए, टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 352 के अनुसार. टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है 356 से. टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है 360 से. टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी 352. टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट 356. टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. ठीक है. अब आता है वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट्स, आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया. ठीक है, तो आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा. ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस एंड पार्लियामेंट. यह दोनों हाउस और संसद से, जो संसद के दोनों हाउसों से के चुनाव से बनेगा, के सदस्यों के चुनाव से बनेगा. The Vice President is the ex-office chairman of the Council of States, राज्यसभा, as mentioned in the Article 64. जो Vice President होगा is the ex-officio chairman of the Council of States, राज्यसभा, as mentioned in the Article 64. President salary of the Vice President is 4 लाख per month. तो देखिए, प्रेसिडेंट की है 5 लाख और वाइस प्रेसिडेंट की कितनी है? 4 लाख. ठीक है. द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्ण. तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्ण. भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्ण. भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्ण. द फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस. जो पहला और आखिरी प्रेसिडेंट जो मरा था ऑफिस में, वो श्री कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल था 1997 से 2002. श्री कृष्णकांत. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 74 कहता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी अ काउंसिल, एक मंत्रालय होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, एक मंत्रालय होगा, मिनिस्टरों का एक कैबिनेट होगी, विथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, एट इट्स हेड, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर. मतलब जैसे नरेंद्र मोदी अभी हेड हैं सभी मिनिस्टरों के. ठीक है. टू एड एंड एडवाइज, जो कि एड एंड एडवाइज देंगे किसको? प्रेसिडेंट को. उसके हिसाब से प्रेसिडेंट काम करेगा. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल यूनियन मिनिस्टर, जिसमें समाहित होंगे, संकेंद्रित होंगे सभी केंद्रीय मंत्री. द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स. द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बाकी के सभी जो मिनिस्टर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. आर्टिकल 75(1) कहता है, A minister must be a member of either house of parliament or be elected within 6 months of assuming office under Article 75(5). तो 75(5) के अनुसार कोई भी जो मिनिस्टर है, या तो उसे किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का, या फिर उसे कोई लेजिस्लेटिव कोई चुनाव जीतना चाहिए विधायक या सांसद का, या फिर मान लो उसे दे भी दिया गया पद, लेकिन उस पद के 6 महीने के अंदर अंदर उसे कोई भी एक जीतना चाहिए. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. It means the Lok Sabha can remove the Council of Ministers from office by passing a no confidence motion. The Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha.
इट मीन्स द लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो लोकसभा होती है वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके 75(3) के अनुसार। मिनिस्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट। मिनिस्टर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए। एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, और उन्हें ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज एसेंशियल एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75(2). अंडर आर्टिकल 75(2). अब आपका आता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का हेड होगा, एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होगा राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ हिज बीइंग द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, आगे जानते हैं। इसके बाद इफ नो पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर resigns or dies, the president can use his own discretion in the choice of the prime minister. Article 78 stipulates that it is the duty of the prime minister to communicate to the president all the decisions taken by the cabinet and to furnish such information relating to the administration of the union or any legislation as the president may call for. The prime minister serves in the office for 5 years though he can be reappointed. When the Lok Sabha is dissolved, he can continue in office upon the request of the president until new government is formed. If the government is defeated in the Lok Sabha, the prime minister and the entire cabinet must resign. However, if defeated in the Raj Sabha, resignation is not obligatory. अब आता है टिटबिट्स, कुछ टिटबिट्स समझते हैं हम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister and the longest serving so far। तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट एंड द ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वॉज गुलजारी नंदा। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डाइड अब्रॉड, जो विदेश में जाके मरे, बाहर जाके मरे, व्हाइल इन ऑफिस एट तकसेंथ। ठीक है, गुलजारी नंदा हैज एक्टेड ट्वाइस एज प्राइम मिनिस्टर, ताकसेंथ में जाके। ठीक है, ट्वाइस एज द प्राइम मिनिस्टर। चौधरी चरण सिंह वॉज द ओनली PM who did not face parliament while being in office। चौधरी चरण सिंह was the first only PM who did not face parliament while being in office। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद में नहीं गए? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज राजीव गांधी एंड द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज मोरारजी देसाई। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे, और ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। AB अटल बिहारी वाजपेयी। मई 1996 जून 1996, मई जून 1 महीने। गवर्नमेंट हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, 13 दिन की इनकी सरकार रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ कितने दिन रही थी? 13 दिन रही थी। यूनियन लेजिस्लेचर, अब देखिए यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, कल हम पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे। फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका इकोनॉमी। ठीक।